हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम ये थर्ड मेथड पढ़ेंगे। हम दो मेथड पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन, रिटर्न आउट। ये थर्ड कोई मेथड नहीं है, मेथड तो दो ही लगते हैं, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न आउट। ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या होता है उसके बारे में जान लेते थोड़ा सा। अगले चैप्टर में आप थ्योरी में भी पढ़ोगे इस चैप्टर के बारे में। अगला चैप्टर आपका रिजर्व एंड प्रोविजन, तो वहाँ जानोगे। और याद होगा फर्स्ट टर्म में हमने पढ़ा था प्रोविजन के बारे में कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए हम पहले से प्रोविजंस बना के रखते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट याद ना, कंसिस्टेंस क्या कहते हैं, हमने प्रूडेंस प्रिंसिपल पढ़ा था कि फ्यूचर में जितने भी पॉसिबल लॉसेस है उसके लिए प्रोविजन बनाओ। तो उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाते हैं। तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड लगेगा तो बात आती है कि चेंज क्या होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की बात कर रहे हैं हमें, तो ध्यान से समझना अभी तक क्या चेंजेस है इसमें। अभी तक क्या होता था कि हम एक एसेट्स का अकाउंट बनाते थे, चाहे मेथड स्ट्रेट लाइन हो चाहे रिटर्न ऑन कॉन्सेप्ट भाई। अभी तक हम क्या करते थे, एसेट्स का अकाउंट बनाते थे, हर साल का डेप्रिसिएशन उसी अकाउंट से लगा के बैलेंस लिखते जाते थे, यही करते थे। बुक का क्वेश्चन जो है ना वो आपका कह सकते हैं कि हाँ पूरा प्रॉपर नहीं है। बुक में जो क्वेश्चन दिया एक बीच से उठा के दी गई टॉपिक है, तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल लेके प्रोसेस को समझाऊंगा कि एक्चुअली में होता क्या है। उसके बाद हम बुक के क्वेश्चन कर लेंगे। बुक के क्वेश्चन तो ऐसे कि याद कर लोगे, हाँ ये ऐसे भेजना है, यहाँ भेजना है, लेकिन उसके पीछे का रीजंस क्या वो समझ लो पहले। तो अभी तक क्या होता था, आप मशीन का एसेट जो भी एसेट्स उसका अकाउंट बनाते थे और हर साल का डेप्रिसिएशन उसी अकाउंट से माइनस करते रहते हैं। लेकिन जब हम ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक एसेट्स का अकाउंट बनेगा अलग और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा। ठीक है, एक हम एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे, एक डेप्रिसिएशन। अभी तक क्या होता था, डेप्रिसिएशन इसी में माइनस करते थे। अब क्या होगा, डेप्रिसिएशन के लिए हमने एक सेपरेट अकाउंट बना रखा है। मतलब एसेट्स पे जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो एसेट्स अकाउंट पे ना दिखा के आपको कौन से अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो एक बात बताओ, अगर मैंने एक मशीन खरीदी 1 लाख की, तो यहाँ मैंने 1 लाख की मशीन लिखी, साल के एंड पे मान लो 10% डेप्रिसिएशन लगा, तो 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा, पर वो तो मैंने इस वाले अकाउंट में दिखाया। तो अगली साल भी तो इसका बैलेंस सेम 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। उसके अगले साल में फिर डेप्रिसिएशन लगेगा तो फिर मैं यहाँ लगाऊंगा, तो उसके एंड पे भी इसका वैल्यू तो वही रहेगा, क्योंकि चेंज तो हुआ नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो आप अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। मतलब क्या होता है कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो एसेट्स का अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन के लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर रहे अलग से, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका एक और नाम होता है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में इकट्ठा हो रहा है, तो चाहे 1 साल हो जाए, चाहे 2 साल हो जाए, चाहे 5 साल हो जाए, एसेट्स की जो वैल्यू रहेगी वो ओरिजिनल कॉस्ट के बराबर ही रहेगी। कह सकते हैं क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो सेपरेट रिकॉर्ड हो रहा है। तो पहली चीज ये हुई चाहिए। अब जब सेल करेंगे तो उस सारा डेप्रिसिएशन को उठा के इस वाले अकाउंट में भेज देंगे। जैसे मान लो 4 साल तक हम मशीन पे डेप्रिसिएशन यहाँ लगा देंगे, 5वें साल में मैंने उस मशीन को भेज दिया, तो जब बेचेंगे तब इस वाले अकाउंट से डेप्रिसिएशन को उठाएंगे और कौन से अकाउंट में भेज देंगे, इस वाले में, और फिर जितने में बेचा होगा जो प्रॉफिट और लॉस। तो एक छोटा सा एग्जांपल देके समझते हैं, एक मशीन के ऊपर लेते हैं, ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन नहीं लेंगे। तो मान लो एक तो आप क्वेश्चन ये लिख देता हूं ना, मान लो क्वेश्चन कि हमने एक मशीन खरीदी कब, 1 अप्रैल 2019 में, ठीक है, मान लो 10 लाख रुपए की, ठीक है, और 3 इयर्स के बाद उसको सोल्ड कर दिया, पूरा नहीं बेचा। मान लो इसमें से 3 इयर्स के बाद डेट डाल देते कि 1 अप्रैल, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 19 के बाद 20, 21, चलो 22 मान लेते हैं ना, 2021 मान लो। 1 अप्रैल 2021 को हमने क्या किया, पहली वाली मशीन में से मान लो 1/5 पार्ट सोल्ड कर दिया, 50,000 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन आपके और 10% डेप्रिसिएशन लगाते हैं एसएलएम मेथड। तो मेथड तो वही है, पर आपको यहाँ पे बोला गया आपको एसेट्स के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। मतलब देखो क्या हुआ, आपने एक मशीन खरीदी 10 लाख की, पूरी एक मशीन है, और 2019 में 21 में क्या किया, उसमें से 1/5 हिस्सा भेज दिया और डेप्रिसिएशन है 10% एसएलएम, लेकिन आपको बोला कि आपको सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बात ये, अगर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं होता तब तो ये क्वेश्चन आप नॉर्मली कर लेते हैं। बात ये प्रोविजन होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ध्यान समझना। तो आपको यहाँ पे 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक मशीनरी का अकाउंट अलग बनेगा, ये मैं पूरा कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहा हूँ। बुक में क्वेश्चन बहुत ही छोटे इसके, मैं दिखाऊंगा मैं बुक का क्वेश्चन इसके बाद आपको,
लेकिन जब मैं बुक का क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ऐसा ना लगे कि चीजों को ऐसा याद करना है, तो आप कॉन्सेप्ट मतलब उसके पीछे का रीजन समझ जाओगे तो आपको चीजों को याद नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं एग्जाम्पल 4 करा रहा हूं आपको। एक तो हमने बना दिया मशीनरी का अकाउंट और दूसरा बना देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। देखो सबसे पहले क्या हुआ था आपने 1 अप्रैल 2019 में एक मशीन खरीदा था, लिखोगे टू बैंक अकाउंट 10 लाख। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। साल का एंड कब हुआ आपका? 31 मार्च 2020। और एंड पे क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन। तो वो आप इस अकाउंट में नहीं लगाओगे क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए आपने अलग से एक अकाउंट बना रखा है। तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो यहाँ पे लगेगा 31 मार्च 2019। 20 था ना, 20 बाई डेप्रिसिएशन। तो 10 लाख की मशीन थी, 10 लाख का 10% 1 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, अभी तक क्या होता था, हम इसी अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगा देते थे एंड पे। अब हमने डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग अकाउंट बना रखा है, तो उस वाले अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये आपका पहला साल खत्म। अब देखो अगर मैं इसकी टोटलिंग करूं तो इसका तो बैलेंस वही रहेगा 1 लाख का 1 लाख, मतलब 10 लाख। तो बाई बैलेंस सीडी में कितना हो जाएगा? 10 लाख। अब वो नेक्स्ट ईयर का बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल 2020। इसमें कोई परेशानी? इसका 1 साल बन गया, इसका भी 1 साल कंप्लीट करते हैं। इसकी टोटलिंग करूंगा मैं 1 लाख। इस अकाउंट में बैलेंस सीडी इधर बचेगा और बैलेंस सीडी फिर उस साइड जाएगा। तो बैलेंस सीडी आ गया तुम्हारा 31 मार्च 2020 को 1 लाख रुपए। अब ये नेक्स्ट ईयर का बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 बाई बैलेंस पीडी 1 लाख रुपए। ये आपका 1 साल का अकाउंट बन गया। कोई दिक्कत है 1 साल में? बस क्या हुआ 1 साल में आपने जो हम पहले इसी अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगाते थे, अपना अकाउंट अलग मेंटेन कर रखा है, तो डेप्रिसिएशन उस अकाउंट में लगा। अब देखो बेचने का काम तो 1 अप्रैल 2021 को रहा है ना, तो इससे पहले तो अभी 31 मार्च 2021 दूसरे साल के एंड पे भी कुछ नहीं हुआ। एंड करेंगे तो एंड पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो वो हम यहाँ तो लगाएंगे नहीं क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन के अलग से एक अकाउंट मेंटेन कर रखा है। तो 31 मार्च को यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा दोगे बाई डेप्रिसिएशन। और कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 1 लाख का, क्योंकि 10 लाख की मशीन है। अब इसकी टोटलिंग कर दो, ये हो गया 2 लाख। तो टू बैलेंस सीडी भी कितना हो जाएगा आपका? 2 लाख। 31 मार्च 2021। तो आपका 1 अप्रैल 2021 को बैलेंस आ गया। दो लाख आ गया बैलेंस, ये ठीक है। इसकी अगर मैं टोटलिंग करूंगा इसका बैलेंस उतने का उतना ही रहेगा 10 लाख। अगले साल का बैलेंस हो गया 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस पीडी 10 लाख। अब एक बात बताओ आप, ये ऐसे ही चलते रहे, चाहे 4 साल हो जाए, चाहे 5 साल हो जाए, चाहे 6 साल हो जाए, इस अकाउंट पे कोई फर्क पड़ेगा? ये मशीन का बैलेंस जो स्टार्टिंग में था वही रहेगा एंड तक। अब बस ये क्या होगा, जो डेप्रिसिएशन का अकाउंट है इसमें डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता रहेगा, यही तो होगा। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था। लेकिन आपके बुक में ना ये पुराने साल नहीं है, सीधे यहाँ से देखो इसका बैलेंस दिया होगा, तो इसका बैलेंस आपका डेबिट साइड में आएगा और इसका बैलेंस किस तरफ आएगा? आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, रीजन समझ गए कैसे क्यों आ रहा है? तो ये तो था पीछे का लॉजिक कि आप जैसे भी जितने भी साल का अकाउंट बनाते रहोगे इसमें इकट्ठा होता जाएगा। ये तो वो परचेज हो गया, आपने कर दिया।
अब आते थे कि सेल होगा तो क्या होगा, तो हमने पढ़ा है कि सेल के टाइम सबसे पहला काम तो वर्किंग नोट बनाते हैं। तो सेल अगर आप देखो तो क्या क्या साफ सुथरा लिखा है क्वेश्चन में, अगर देखो तो अप्रैल 2021 में हमने क्या करा, पहली मशीन का 1/6 हिस्सा 50,000 में बेच दिया, तो वर्किंग नोट बना सकते हो इसका। 2019 में खरीदा था, अप्रैल 2021 में बेच रहे हैं, तो इसका मैं छोटा सा वर्किंग नोट बनाता हूँ सबसे आगे पहले। 1/5 ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन। देखो मशीन थी 10 लाख की, तो 1/5 कितना हो गया, 2 लाख की मशीन बेच रहे। पहली साल में जो डाप लगा कब लगा, 31 मार्च 2020 को, तो 20,000 रुपए का डाप लगेगा। दूसरी बार फिर डाप लगा, डाप ऑन 31 मार्च 2021, फिर से 20,000 का लगा। यहां तक कोई परेशानी? अब एक बार बताओ, 1 अप्रैल 2021 है और मैं अप्रैल में ही बेचू, ध्यान से समझना ये, क्योंकि ये चीज नहीं है जिसको आपको याद रखनी है। अप्रैल 2021 में ही बेच रहा हूं, तो क्या करंट ईयर में कोई डाप लगेगा? अगर लगता तो हम यहाँ पे लगाते, यहाँ पे अगर डेट होती जुलाई की तो फिर वो 3 महीने का डाप दिखाते थे, पर डाप तो लगेगा नहीं, तो ये बस पिछले 2 सालों का डाप लगेगा। यानी उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1,60,000, और आपने सेल कितने में करा उसको, 50,000 में, तो आपको 1,10,000 का लॉस हो गया। यहां तक परेशानी, लॉस हो गया। अब इसको जरा दिखाना सीखते हैं। सबसे पहले काम देखो, बेचेंगे देखो डाप टोटल आता है यहाँ पे, डाप कितना होता है टोटल में। अब देखो सेल का स्टेप ध्यान रखना, सेल करते टाइम सबसे पहला काम होता है, अगर करंट ईयर में कोई डाप लगा है तो वो यहाँ दिखाएंगे। क्या कर लगा, नहीं तो नहीं दिखाया हमने, लगा होता तो दिखाते। दूसरा काम होता है, इस उस मशीन पे अब तक जितना भी डाप लगा है, अभी तक तो डाप आप इस अकाउंट में मेंटेन कर रहे थे, तो उस मशीन का ये अकाउंट किस लिए, डाप इकट्ठा होने के लिए। तो जब कोई एसेट बेचते हैं तो उस एसेट्स का जितना भी डाप होता है इस अकाउंट से भेज देते हो वापस हम। तो उस एसेट्स पे कितना डाप लगा, 40,000, तो टोटल डाप यहाँ पे लिख देंगे 2 मशीनरी के नाम से। कितना डाप लगा टोटल, 40, और वो सारा डाप इसके मशीन में लिखा था, मशीन के क्रेडिट में आ जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डाप। पहले क्या होता था, यहाँ पे बेचते टाइम डाप सिर्फ करंट ईयर का आता था। अब क्या होता है इस वाले में, क्योंकि हमें अभी तक तो डाप लगाया नहीं है, तो जितना भी डाप है टोटल डाप आता है यहाँ पे, टोटल डाप 40,000 हो गया। फिर हमने जितने में बेचा, कितने में बेचा हमने, सेल कितने में किया हमने, 50 में, और आपको लॉस कितने का हुआ, 110 का। ये हो गया आपके सेल का काम। दोबारा समझो क्या करना है सेल के लिए, उस मशीन का जितना भी डाप है इस अकाउंट से क्रेडिट कर डेबिट करके खत्म कर दिया, और सारा का सारा यहाँ भेज दिया। उसके बाद ये 2 चीज आप जानते हो, जितने बेचा और जो लॉस, ठीक है, बेचने का काम हो गया। ये अकाउंट खत्म, इस अकाउंट की टोटलिंग करो। देखो 10 लाख की टोटल मशीन थी, 10 लाख में से मैंने 1 लाख का बेच दिया है, तो बचा कितना होगा, 9 लाख रुपए बच गए। सॉरी 1 लाख में 2 लाख का बेचा है ना, ये 2 लाख है। क्या करना आपको, मैं रेड पेन से बता दूं जरा एक बार दोबारा से। जब बेचेंगे, बेचने का ध्यान रखना, उस मशीन का टोटल डाप, ये डाप कौन सा है, टोटल 40,000 का डाप था, वर्किंग नोट से देखा आपने, टोटल डाप यहाँ आया, जितने में बेचा और जो भी आपका प्रॉफिट लॉस है, फिर आप इस अकाउंट का टोटल कर दो। 10 लाख की मशीन थी, 2 लाख बेच दिया, तो 8 लाख का बैलेंस बच गया। अब इस वाले अकाउंट का जब हम टोटल करेंगे तो इस साल के एंड पे डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च को, तो जो मशीन बच गई उस पर डाप लगाएंगे। तो देखो 10 लाख की मशीन थी, 2 लाख की आपने बेच दी, तो 8 लाख की बची है ना, तो 8 लाख पे डाप लगा देंगे तो 80,000 रुपए का डाप हो जाएगा। हाँ 10% 80,000 का डाप हो जाएगा। फिर इसकी टोटलिंग कर दो, 280, अब 280 में से घटा देंगे तो बैलेंस सीडी आ जाएगा आपका 240। इसी के साथ आपको क्वेश्चन खत्म हो गया। ये है पूरा क्वेश्चन। आपके बुक में जो क्वेश्चन होगा सिर्फ ये आखिरी साल बनाने को आएगा, ये इसका, ये जो आपके बुक में स्टार्टिंग में क्वेश्चन, और इसका ये, यानी यहाँ पे परचेज सेल नहीं होगा, डायरेक्ट बैलेंस दिया होगा कि मशीन का ये बैलेंस है, डेप्रिसिएशन का ये बैलेंस है, ये एसेट्स हम बेच रहे हैं, तो वर्किंग नोट बनाओ, इतना दिखाओ, और ये है पूरा।